मेरे पिता ने मेरी शादी एक 50 साल के आदमी से कर दी, जो कि मेरे पिता के ही उम्र के थे, पर काफ़ी पैसे वाले थे। शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। मेरी सास ने मुझे डॉक्टर के पास जाने से सख्त मना किया था। मेरी प्रेगनेंसी का 10वां महीना चल रहा था, पर अभी तक मैंने बच्चे को जन्म नहीं दिया था। मैं बार बार अपनी सास से कहती कि आप लोग मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, पर मेरी सास नहीं ले जाती। एक दिन मैं घर से भागकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उनकी चीख निकल गई। मेरा नाम माधवी है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं माता पिता के साथ शहर में रहती हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो गई है। मेरी उम्र 18 की है और मुझसे एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 15 की है। मेरे पापा ने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर अपना एक बिजनेस खोला था, पर वह बिजनेस डूब गया। हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वो तो शुक्र था कि हमारा अपना घर था, वरना हमारा रहना भी मुश्किल हो जाता। उस समय पापा के दोस्त ने पापा का बहुत साथ दिया। इस मुश्किल घड़ी में हमेशा पापा के साथ खड़े रहे, हमारे परिवार की देखभाल की। एक कहावत है कि कोई भी बिना मतलब का किसी की मदद नहीं करता। मेरे पापा के दोस्त का नाम विनय था। मैं उन्हें विनय अंकल बुलाती थी। वह अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। वह काफ़ी पैसे वाले थे। उनकी नज़र मुझ पर थी। मैं सुंदर थी। वह मेरी सुंदरता के दीवाने हो गए थे। वह मुझसे शादी करना चाहते थे, इसलिए वह मेरे परिवार की इस मुसीबत के घड़ी में साथ दे रहे थे। एक दिन उन्होंने पापा से कह ही दिया, मैं अभी तक 25 लाख का खर्चा तुम्हारे ऊपर कर चुका हूँ। मेरे पापा ने हैरत से पूछा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? फिर विनय अंकल ने कहा, अभी तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम मेरे पैसे चुका सको, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक छोटी सी शर्त रखता हूँ। फिर पापा ने कहा, कैसी शर्त? विनय अंकल ने कहा, देखो, या तो तुम मेरे 25 लाख रुपए 1 महीने के अंदर वापस कर दो, या तो अपनी बेटी माधवी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। पापा विनय अंकल के तरफ घूर कर देखे और बोले, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम यह क्या बोल रहे हो? विनय अंकल ने कहा, देखो, मैं काफ़ी पैसे वाला हूँ। तुम्हारी बेटी मेरे घर में खुश रहेगी और ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी, और फिर तुम्हारे 25 लाख रुपए भी माफ हो जाएंगे। अगर तुमने इन दोनों में से कोई एक शर्त नहीं मानी तो मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा। अब देख लो तुम कि तुम्हें क्या करना है। मानता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, पर मेरी पत्नी को मरे हुए 10 साल से ऊपर हो गए हैं। अकेले जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। अकेला पट काटने को दौड़ता है, और फिर मैं माधवी को पसंद भी करता हूँ। देखो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कल सुबह मुझे सोच विचार कर अपना फैसला सुना देना। इतना कहकर विनय अंकल वहाँ से चले गए। पापा ने यह बात माँ से साझा किया। अभी हमारी जैसी स्थिति है, 25 लाख 1 महीने के अंदर इकट्ठा करना नामुमकिन था। अगर पापा उन्हें 25 लाख नहीं देते और मेरी शादी उनसे नहीं करवाते तो अंकल पापा को कोर्ट तक ले जाते। इससे हमारे परिवार की इज्जत भी नीलाम हो जाती। माँ पापा एक दूसरे से काफ़ी देर तक विचार किए और फिर उन्होंने यह फैसला लिया कि वह मेरी शादी विनय अंकल से कर देंगे। फिर पापा ने मुझे आवाज़ दिया। मैं उनके पास गई। माँ पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पापा से पूछा, क्या बात है? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? पापा ने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा, बेटी, अब हमारे घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस घर को बचा लो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने पापा से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बात है, मुझे बताइए। पापा ने कहा, विनय अंकल ने मेरे सामने 2 शर्तें रखी है। पहली कि मैं 1 महीने के अंदर उनके 25 लाख रुपए वापस कर दूं, और दूसरी कि मैं तुम्हारी शादी विनय से कर दूं, जिससे शादी में हमारा 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा और सारा खर्चा वह खुद उठाएगा, और वह 25 लाख रुपए भी वह माफ़ कर देगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वह मुझे कोर्ट तक घसीटेगा और हमारे घर की इज्जत को नीलाम कर देगा। हमें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। बेटा, मैं और तुम्हारी माँ ने बहुत सोच विचार किए
और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम तुम्हारी शादी विनय से कर देंगे। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। मैंने पापा से कहा, पापा, विनय अंकल तो मुझसे काफ़ी बड़े हैं। मैं तो उनमें और आप में कभी भी कोई फर्क नहीं की। मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। पापा ने कहा, जानता हूँ मैं, पर अभी हमारे पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने पापा से कहा, पर मैं उस घर में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? उस घर में सभी मुझसे दुगने उम्र के हैं। मैं कैसे उन सब का ख्याल रख पाऊंगी? उन लोगों के सामने तो मैं अभी बच्ची हूँ। इस पर मेरे पापा ने कहा, अगर तुम्हें उस घर में अपनी जगह बनानी है तो अपने पति को अपने बस में रखना। मैंने पापा से कहा, पापा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बाकी आप देख ले। इतना कहकर मैं जाने लगी। फिर पापा ने कहा, बेटा, अपने बाप की इज्जत नीलाम मत होने देना, वरना मैं मर जाऊंगा। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी यह इज्जत बनाई है। मैंने अपनी इस बनाई हुई इज्जत को खोना नहीं चाहता। मैं ना चाहते हुए भी पापा से बोली, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं विनय अंकल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगले हफ्ते में ही मेरी शादी विनय अंकल से कर दी गई। मुझे डर था कि कहीं इस तरह की शादी की वजह से वह लोग मेरे साथ गलत तरीकों से पेश ना आए। मेरी सास, जो कि बुढ़ापे के अंतिम चरण पे थी, उनकी उम्र करीब 75 से 80 साल के आसपास होगी। मेरी चार नंदे थी जिनकी शादी हो चुकी थी, पर उनमें से एक ननद की शादी हमारे ही एरिया में हुई थी, तो वह अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। यह 1 महीना मैंने बहुत अच्छे से बिताया, सबका प्यार मुझे मिला। पर 1 महीना पूरा होते ही मेरी सास बच्चे के पीछे पड़ गई। कहने लगी कि मरने से पहले मैं पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। इसकी पहली बीवी तो बाँझ थी, उसने मुझे यह खुशी नहीं दी, पर कम से कम तुम तो मुझे यह खुशी दे दो। उन्होंने विनय जी से यहाँ तक कह दिया कि तू डॉक्टर से बहू का चेकअप करवा ले, कहीं कोई कमी तो नहीं। पर विनय जी को काम से फुर्सत कहाँ था, इसलिए उन्होंने माँ से ही कहा कि आप ही माधवी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाएं। मेरी सास तैयार हो गई थी, पर मैं बहुत हैरत में थी। आखिर मेरी शादी को कितने दिन ही हुए, मात्र 1 महीना, और मेरी सास बच्चों के पीछे ऐसे पड़ गई। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है, कुछ टाइम और इंतजार कर लीजिए। मेरी सास ने कहा, तुझे नहीं पता, बच्चा जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। मैंने सख्ती से अपनी सास को मना कर दिया था कि मैं अभी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, आप कुछ और समय रुक जाएं। मेरी सास मुझसे गुस्सा हो गई थी और मेरी शिकायत विनय जी से कर दी थी। विनय जी ने मुझे बहुत डांटा था। वह तो अपने माँ के नक्शे कदम पर चलते। अगर माँ दिन को रात बताती तो उनके लिए भी रात ही होती। मेरी सास का ताना हर दिन एक तीर की तरह निकलता और सीधे मेरे दिल पर आकर लगता। मैं ये सब बर्दाश्त कर उस घर में रह रही थी। करीब 7 महीना बीत गया। अब मेरी सास मेरे पीछे पड़ गई। उन्होंने कहा, अब अगर तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें अपने बेटे से तलाक दिला दूंगी, और फिर तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता के साथ क्या होगा। मैं मजबूर होकर चुप हो गई। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर से मेरा चेकअप करवाई। डॉक्टर जब मेरा चेकअप कर रही थी तब मैं डॉक्टर से पूछी, क्या मुझ में कोई कमी है? डॉक्टर ने बताया, नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा, फिर मेरा बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा? इस पर डॉक्टर बोली, अभी तुम्हारी उम्र कम है, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, पर समय पर ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से कहा, बाहर मेरी सास बैठी है, अगर आप उनसे कहना कि मुझ में कोई दिक्कत नहीं है, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। डॉक्टर मुझे बाहर ले आई और मेरी सास ने पूछा, मेरी बहू में कोई दिक्कत तो नहीं? इस पर डॉक्टर ने बताया, नहीं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने यह चेकअप कर लिया, पर आगे से आप ध्यान रखिएगा, बच्चे के लिए इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती। कम से कम इन्हें 1.5 साल का समय दीजिए, और हम लोग भी शादी के 1 साल बाद ही इस तरह के केस को हैंडल करते हैं। अभी उनकी शादी को सिर्फ 7 महीना हुआ है।
आप इन्हें कम से कम 1 साल से 1.5 साल का समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी सास मुझे घर लेकर आई, पर उन्हें डॉक्टर की बात से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी। वह अपने तानों की बारिश मुझ पर हमेशा ऐसे ही बरसाती और मैं अपने पिता की वजह से चुप रहती। मेरी शादी को करीब 1 साल हो गया और घर में खुशखबरी भी आ गई। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। इससे मेरी सास और मेरे पति खुश थे, पर वह लोग मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मैंने सोचा था कि जो इंसान बच्चे के लिए इतना राह देख रहा है, वह मेरी इस हालत में मेरी बहुत देखभाल करेगा, पर मैं गलत थी। उल्टा मेरी सास मुझसे घर का सारा काम करवाती और खाने के लिए ना तो कोई फल और ना ही कोई ड्राई फ्रूट और ना ही कोई जूस, कुछ भी नहीं देती, बस घर का सादा खाना। और जब मैं अपने सास से कहती तो वह अपनी बात उठाकर रख देती। मैंने भी 5-5 बच्चों को जन्म दिया है और मैंने कभी भी फल जूस वगैरह इन सब चीजों का चोचला नहीं पाला। घर का सारा काम करती थी, वह भी अकेले। शुक्र मनाओ तुम हमारे जमाने के समय नहीं थी। अब तो तुम्हें बहुत आराम है। पहले हम चूल्हे पर खाना बनाते, सिलवट्टे पर मसाला पीसते और हाथों से कपड़ा धोते थे, पर अब देख लो, खाना बनाने के लिए गैस, मसाला पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर और कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन आ गया है। मैं इतना सब कुछ करके भी अपने 5 बच्चों को बिल्कुल सही तरीकों से जन्म दिया है। यह फल वगैरह में कुछ भी नहीं रखा। घर का खाना खाओ, इससे तुम्हें बहुत ताकत मिलेगा। अगर मैं विनय जी से भी कहती कि मुझे यह खाने का मन कर रहा है, आप बाहर से ला दीजिए, तो विनय जी कहते माँ से पूछ कर लाऊंगा, अगर वह कहेंगी तो। पर मेरी सास हर चीज के लिए मना कर देती। ऐसा नहीं है कि घर में कोई चीज नहीं है, घर में फल भरा है, ड्राई फ्रूट भरे हैं, हर चीज है घर में, पर फिर भी मेरे लिए कुछ भी नहीं था। उनकी सबसे छोटी बेटी आई हुई थी, वह भी प्रेग्नेंट थी। मेरी सास उनका बहुत ख्याल रखती थी, खाना पीना हर चीज का। फल उनके लिए था पर मेरे लिए नहीं। एक दिन मुझे भूख लगी थी तो मैं एक सेब खा ली। इस पर घर में बहुत बवाल हुआ। मेरी ननद ने पूरे घर को सर पर उठा लिया था। उनका कहना था कि यह सेब उनके लिए था। मैंने उनसे कहा कि घर में और भी सेब हैं, आप दूसरा खा लीजिए। इस पर मेरी सास ने मुझे डांटा और बोली, अब तुम जबान लड़ाओगी, भूलो मत तुम्हारी शादी किस हालत में हुई है। मैं अपनी सास की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती। मेरा यह 9वां महीना का सफर बहुत कठिन से बीता। अब मैं खुश थी कि चलो बहुत जल्द मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। मेरा पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था, इतना कि ना तो मैं बैठ पाती थी और ना ही कोई काम मुझसे होता। और वहीं पर मेरी ननद, जिनकी पेट मेरे मुताबिक बहुत कम था, और अपनी सास से कहती कि आप एक बार मेरा चेकअप डॉक्टर से करवा दीजिए, मेरे पेट का साइज बहुत बड़ा है। पर इस पर मेरी सास बोलती, आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। अरे पेट का साइज बड़ा है, इसका मतलब तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं आजकल की लड़कियां छोटी छोटी बात पर सर पर उठा लेती हैं, पर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने आज तक किसी भी औरत का इतना बड़ा पेट नहीं देखा था। मेरा 9वां महीना भी पूरा हो गया और 10वां महीना भी अब पूरा होने वाला था। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा, मेरा 9वां महीना पूरा हो गया, यहाँ तक कि 10वां महीना भी पूरा होने वाला है, पर अभी तक ना तो मुझे दर्द हो रहा है और ना ही कुछ। इस पर मेरी सास बोली, अरे आजकल की लड़कियों को कहाँ तारीख याद रहती है, भूल गई होगी। अगर पूरा हो गया होता तो दर्द शुरू हो गया होता अब तक। पर मेरी काफी जिद करने पर उन्होंने अपनी दाई बुला दी। दाई ने मुझे देखा और फिर मेरी सास से बोली, अभी और समय है। मेरी सास ने कहा, सुन लिया, मैं कहती थी ना, पर मेरी बात कहाँ सुनती हो तुम। यहाँ तक कि मेरी ननद ने एक बेटे को जन्म दे दिया था, पर अभी तक मैंने बच्चे को जन्म नहीं दिया था। 10वां महीना भी पूरा हो गया, 11वां महीना चल रहा था। मुझे अब बहुत डर लग रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन जब मेरे पति काम पर गए हुए थे और मेरी सास और ननद शॉपिंग पर, तब मैंने अपनी माँ को फोन किया और माँ को सारी बात बताई। फिर माँ ने कहा कि तुम कैसे भी करके डॉक्टर के पास आओ, इतना टाइम नहीं लगता,
तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में है। पता नहीं तुम्हारे पिता ने तुम्हें कहाँ फंसा दिया है। मैंने माँ से कहा, पर मेरी सास ने तो मुझे सख्ती से मना किया है डॉक्टर के पास जाने से। इस पर माँ बोली, अभी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, तुम्हारा बच्चा या तुम्हारी सास? मैंने माँ से कहा, मेरा बच्चा। अभी हमारी बात चल ही रही थी कि मेरी सास और ननद आ गई। मैंने झटके से फोन काटा और उनके पास गई। मेरी सास और ननद घर के हॉल के सोफे पर बैठ गई और मुझसे बोली कि बहुत थक गए हैं, प्यास लगी है, पानी लेकर आओ और चाय भी। काम तो होता नहीं था, पर फिर भी मैं जैसे तैसे कर लेती थी। कभी कोई काम गलत हो जाता तो सब मेरे पर ऐसे बरस पड़ते जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैं चाय और पानी अपनी सास और अपनी ननद के लिए ले जाकर दी। मेरी माँ की बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए जब रात को सब सो गए तो मैं चुपके से घर से भाग गई। मैं अपने साथ में बस अपने दुपट्टे के कुछ टुकड़े लिए हुए थे, क्योंकि ना तो मेरी सास और ना ही मेरे पति ने बच्चे के लिए कोई कपड़ा खरीदा था। उनका कहना था कि हमने बहुत से लोगों को दिया है तो वो लोग भी हमें दे देंगे। मैंने बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंची और मैंने अपना फोन भी बंद करके रखा हुआ था। मैं उसी डॉक्टर के पास गई जिन्होंने मेरा पहले चेकअप किया था। उन्होंने मुझे देखकर कहा, कैसी हो? देखा, मैंने कहा था ना कि समय आने पर तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। बताओ तुम्हारे साथ कौन आया है? मैं डॉक्टर को सारी बात बताई। फिर डॉक्टर ने कहा, एक काम करो, तुम अपने मायके में से अपनी माँ को बुला लो। मैंने उस रात को ही माँ को फोन कर दिया। माँ पापा बिना देरी किए हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उनकी चीख निकल गई। उन्होंने सारे डॉक्टरों को आवाज लगाकर बुला लिया। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं डॉक्टर से पूछी तो डॉक्टर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमें आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन के लिए तैयार थी, पर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि ऑपरेशन तो 1 से 2 डॉक्टर ही करते हैं, पर यहाँ पर तो करीब 7 से 8 डॉक्टर थे। वह सब मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए और उन लोगों ने मुझे बहुत ध्यान रखते हुए मेरा ऑपरेशन किया। मैं बेहोश पड़ी हुई थी, मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब मैं होश में आई तो मैं हॉस्पिटल के नॉर्मल रूम में थी। मेरी नज़र मेरे पेट के तरफ गई। मैं अपने पेट को देखकर समझ गई थी कि मेरी डिलीवरी हो गई है। मेरी माँ भी मेरे पास ही बैठी हुई थी। मैं माँ से पूछी, माँ मेरा बच्चा कहाँ है? क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मेरी माँ आंखों में आंसू था। उन्होंने मुझे देखकर बोला, तुम ठीक तो हो? मैंने माँ से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरा बच्चा कहाँ है? वह मेरे पास क्यों नहीं? अभी मैं माँ से सवाल जवाब कर ही रही थी कि मेरी सास और मेरे पति विनय अस्पताल पहुँचे। वह मुझे देखकर बोली, तो तुम यहाँ पर छुपकर बैठी हो? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पता नहीं इस औरत ने पूरी रात कहाँ बिताई। मेरी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे पिता बोले, यह आप कैसी बातें कर रही हो? आपको दिख नहीं रहा कि इसने पूरी रात हॉस्पिटल में बिताई? इस पर मेरी सास बोली, हमें नहीं रखना इनके साथ, मेरे बेटे को तलाक चाहिए। और अब तुम लोग देखो, मैं तुम लोगों के कोर्ट तक घसीटूंगा। तुम जैसे लोगों पर दया करना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। इस पर मेरे पिता गुस्से से बोले, बहुत हुआ आप लोगों का डराना और धमकाना, पर अब नहीं। अरे आप लोग क्या केस करेंगे? अब हम आप पर केस करेंगे। आप लोगों ने जो मेरी बेटी के साथ किया है वह बहुत गलत किया है। मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आप पापा ने विनय जी से कहा, तुम तो इसे पसंद करते थे, फिर तुमने यह सब कैसे होने दिया? मैं तुम्हारे भरोसे अपनी बेटी को दिया था, पर तुमने क्या किया? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अभी इतना कुछ चल ही रहा था कि तभी डॉक्टर वहां आई। मेरा सर दर्द से फट रहा था सबकी बातें सुनकर। डॉक्टर ने सबको शांत कराया। डॉक्टर को आते ही मैंने पूछा, डॉक्टर मेरा बच्चा कहाँ है? कैसा है वह? इस पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक सही सलामत है।
मुबारक हो, तुमने एक साथ 6 बच्चे को जन्म दिया है। वह 6 बच्चे थोड़े कमजोर हैं, इसलिए उन्हें नर्सरी में रखा गया है। बाकी वह लोग सही सलामत है। 2 दिन के अंदर ही तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे। इतना सुनते ही मेरी सास बोली, क्या 6 बच्चे? तुम पागल हो गई हो? अब 6 बच्चों का खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है। हम नहीं अपनाएंगे, न तुम्हें और न ही तुम्हारे बच्चों को। इतना कहकर मेरी सास अपने परिवार को लेकर वहां से चली गई। डॉक्टर बोली, तुम फिक्र मत करो, इस अस्पताल के जो मालिक है वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बात करूंगी, वो गरीब लोगों की मदद करते हैं। मैं डॉक्टर से बोली, मुझे अपने बच्चे को देखना है, क्या मैं देख सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा, नहीं, अभी तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अभी तुम इस हालत में नहीं कि तुम नर्सरी तक जा सको और ना ही हम बच्चों को यहाँ ला सकते हैं। फिर माँ मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे मेरे बच्चों को फोन में दिखाई। मेरी माँ जब उन बच्चों को देखने गई थी तो उनकी तस्वीर अपने फोन में कैद कर ली थी। तस्वीर को देखकर मैं बहुत भावुक हो गई थी। मैंने माँ के फोन को अपने सीने से लगा लिया। शाम को जब डॉक्टर आई तो अपने साथ इस हॉस्पिटल के मालिक को भी लाई थी। उन्होंने मुझसे मिलवाया। डॉक्टर ने कहा, तुम फिक्र मत करो, आज से तुम्हारे 6 बच्चों की जिम्मेवारी मेरी, अभी से लेकर जॉब लगने तक यह मेरी जिम्मेवारी है। इनका पूरा खर्चा मैं दूंगा। मैं उस हॉस्पिटल के मालिक से हाथ जोड़कर बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। 10 दिन बाद मैं अपने 6 बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई। कुछ दिन बाद ही मेरा पति वहां पर आया और मुझसे माफी मांगने लगा, पर मेरे पिता ने उसके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी बेटी के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ से और अपनी बहनों से अलग रखना होगा, वरना मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। विनय जी को अपनी गलती की एहसास हो गई थी। पापा और विनय जी में बहुत बहस हुई। फिर विनय जी तैयार हो गए मुझे अपनी माँ और अपनी बहनों से दूर रखने के लिए। विनय जी ने हमारे लिए एक फ्लैट खरीदा जिसमें मैं, विनय जी और हमारे 6 बच्चे बहुत खुशी से रहते थे। बच्चों की जिम्मेवारी डॉक्टर ने उठा ली थी। उनका खाने पीने का सब कुछ डॉक्टर ही देखते थे। विनय जी भी अब सुधर गए थे। वह मेरी और बच्चों की अच्छे से देखभाल करते। अपने बेटे और पोतों की ख्वाहिश में मेरी सास को भी बदल दिया था। मेरी सास ने भी मुझसे माफी मांगा और मुझे खुशी खुशी अपना लिया। अब मेरा अधूरा परिवार पूरा हो गया था। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।